हेलो बच्चों, तो स्वागत है आपका जेनेटिक्स की दुनिया में, जहाँ पे हम घूम रहे हैं मॉलिक्यूलर बेसिस लेवल पे और डीएनए और आरएनए की चर्चाएं कर रहे हैं। आजकल फॉर्म में है दोनों, उनकी काफ़ी चर्चाएं हो रही है। तो आज हम करने वाले हैं वही क्लास 12th का L7, जो कि हमारा चैप्टर चल रहा है वंशागति के आणविक आधार, मतलब डीएनए और आरएनए की दुनिया में। क्या है लेक्चर फ्लो, वो आपको पता ही है कि क्या क्या करना है हमें। अभी तो बहुत कुछ काम बाकी है। आज जो हम करने वाले हैं वो हम करने वाले हैं आनुवंशिक पदार्थ की विशेषता, लक्षण या गुण, जो भी आप बोले, तीनों ही लिख दिए हैं मैंने, ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि विशेषता क्या है, लक्षण क्या है, गुण क्या है। वैसे तीनों एक ही चीजें होती हैं। आरएनए और डीएनए में अंतर देखेंगे आज, क्योंकि हमने बना लिया, डीएनए भी बना लिया, आरएनए और दोनों में बेसिक अंतर तो देख ही लिया है, लेकिन थोड़ा सा आज उसको एक बोर्ड पे ले आएंगे। और आरएनए संसार, जो कि एनसीईआरटी में एक टॉपिक दे रखा है, इसे भी इसी नाम से दे रखा है। तो क्या है यह आरएनए संसार? हालांकि बहुत छोटा टॉपिक है, लेकिन क्या है ये आपको जानना जरूरी है। तो शुरू करते हैं। आनुवंशिक पदार्थ के गुण यानी कि क्या होने चाहिए, जिसको हमने सबसे पहले जब हमने क्लास स्टार्ट की थी, यानी लेक्चर स्टार्ट किया था, L1 शुरू किया था, तब मैंने यहाँ पे आपको कुछ कैरेक्टर्स लिख के बताए थे कि क्यों प्रोटीन या कोई और माइटोकॉन्ड्रिया या कोशिका द्रव्य आनुवंशिक पदार्थ क्यों नहीं है, डीएनए या आरएनए ही क्यों है आनुवंशिक पदार्थ। तो इसके बारे में हमने काफ़ी 5-6 बातें लिखी थी। उसको थोड़ा सा आज हम एक बोर्ड पे लिख लेते हैं, ताकि सिस्टमेटिक वे में वो हो जाए। और क्वेश्चन कैसा आता है ये भी आपको पता चल जाए कि अगर आपसे पूछा जाए कि आनुवंशिक पदार्थ के गुण बताइए, विशेषता बताइए या लक्षण बताइए, या ऐसे पूछ लिया जाए कि क्यों डीएनए या आरएनए ही आनुवंशिक पदार्थ है, तो उस क्यों का जवाब ये है कि आनुवंशिक पदार्थ में निम्नलिखित गुण होने चाहिए, तब वो एक आनुवंशिक पदार्थ कहलाता है। ठीक है, तो आनुवंशिक पदार्थ के रूप में कार्य करने वाले अणु को निम्न कार्य करने में सक्षम होना चाहिए, तभी वो एक आनुवंशिक पदार्थ बन सकता है। ठीक है, और ये दुनिया का रूल भी है। अगर आप देखेंगे तो कोई भी आदमी की या कोई भी पर्सन की या कोई भी चीज की वैल्यू क्यों होती है? क्योंकि वो उस टाइप का काम करता है जो दूसरा शायद ना कर पाए, इसीलिए उसकी वैल्यू होती है ना। तो इसीलिए इसको जेनेटिक्स मटेरियल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसमें कोई ना कोई खासियत होगी, इसीलिए कह रहे हैं। चलिए, तो पहली है, यह अपनी प्रतिकृति यानी कि रेप्लिका बनाने में, अर्थात प्रतिकृतिकरण यानी रेप्लिकेशन तथा इन प्रतियों की संतति में भली भांति संचरण में सक्षम होना चाहिए। पहला पॉइंट यही लिखवाया था मैंने आपको। फर्स्ट, अगर आपको याद हो तो हमने लिखा था रेप्लिकेट होना चाहिए या उसकी प्रतिकृति बनाना चाहिए, उसकी कॉपी बनानी चाहिए। उसको थोड़ा आज लाइन फॉर्म में लिख दिया है। उसके बाद यह संरचनात्मक व रासायनिक रूप से स्थिर होना चाहिए, ये बात भी हमने लिखा था कि वो स्थिर होना चाहिए या स्टेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जहां मर्जी आए वहां फैल जाए, है ना, बदल जाए। क्यों? जैसे हमारा मूड होता है, बच्चे बोलते हैं ना, आज मेरा पढ़ने का मूड नहीं है। बताओ, डीएनए कभी ऐसा सोचने लग जाएगी, आज मेरा प्रोटीन बनाने का कोई मूड नहीं है भाई, अपना देख लो, आज तो मेरा रेस्ट टाइम है, संडे है, सैटरडे, आज तो मैं कुछ काम नहीं करूंगा। तो बताओ आपका क्या होगा और इस दुनिया का क्या होगा, है ना। रोज प्रोटीन चाहिए, रोज हमारे अंदर ऐसी क्रियाएं होती हैं जिसमें डीएनए आरएनए की भूमिका होती है। तो बताओ, वो रेस्ट पे चले जाए किसी दिन तो क्या हो। तो क्या होना चाहिए कि वो संरचनात्मक और रासायनिक रूप से स्टेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बदल जाए, हर 2 मिनट में बदल रहा है स्लाइमी की तरह। ठीक है, साथ ही यह धीमे या यदाकदा होने वाले परिवर्तनों के लिए ग्राह्य होना चाहिए, मतलब रिसेप्टर होना चाहिए। जैसे ये भी बात हमने सारी बातें लिखी है, बस वहां पे मैंने क्या एक एक पॉइंट लिखा था। जैसे प्रतिकृति लिख दिया था, स्थिरता लिख दिया था, और यहाँ पे मैंने लिखा था कि उत्परिवर्तनों के लिए स्थिर होना चाहिए, यानी कि जो उत्परिवर्तन हो रहे हैं उनके लिए अगर एक बार डीएनए में कोई म्यूटेशन हो गया है तो वो स्टेबल होना चाहिए, साथ में वो वंशागत भी होना चाहिए, तभी तो विकास होगा। विकास तब कब होगा? जब हमारे डीएनए में, जीन्स में ऐसे वेरिएशंस होंगे जो हमारे लिए लाभदायक होंगे। अब ये बात हम पहले ही कर चुके हैं कि म्यूटेशन लाभदायक भी हो सकते हैं और हानिकारक भी हो सकते हैं। भाई, हर सिक्के के 2 पहलू तो होते ही हैं।
अगर लाभदायक होगा तो अच्छा विकास होगा, और अगर हानिकारक होगा तो हम भी किसी दिन डायनासोर की तरह ऐसे बोले जाएंगे, मनुष्य एक धरती पर एक प्रकार का मनुष्य रहा करता था, है ना। ज्यादा फर्क नहीं है, देखो आप इंग्लिश में देखो इज और वॉज में ज्यादा फर्क नहीं होता, थोड़ी देर में वो इज होता है होता है, और थोड़ी देर बाद सेकंड भर में वो वॉज हो जाता है ना। तो इज और वॉज में ज्यादा फर्क होता नहीं है, घड़ी दो घड़ी का फर्क होता है। तो वो कैसा होना चाहिए, रिसेप्टर होना चाहिए, कि उसमें अगर कोई चेंज हो रहा है तो वो उसको ले सके। इसे कोशिका के सभी कार्यों के संपादन संबंधी सूचनाओं को वहन करने या कैरी करने, जिसको हम कहते हैं, में सक्षम होना चाहिए। ठीक है, क्या करना चाहिए कि कोई भी सूचना अगर उसके अंदर है, वही जिसको हम लक्षण कहते हैं, जिसको हम जीन कहते हैं, उसको कैरी करने मतलब वंशागत करने में सक्षम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इस बार गोरा कलर दिया है तो अगली बार वो कोई कलर ही ना दे, है ना, कलरलेस कर दे। लक्षणों को वंशागत करने की प्रॉपर्टी उसके अंदर होनी चाहिए, पीढ़ी दर पीढ़ी एकांतरित होना चाहिए, ये कह सकते हो आप। ठीक है, तो इन सभी गुणों के साथ हमने या इस दुनिया में डीएनए और आरएनए को आनुवंशिक पदार्थ होने का दर्जा दिया है। ठीक है, किसी में डीएनए है जेनेटिक मटेरियल, किसी में आरएनए है, जिसका स्ट्रक्चर हम पढ़ चुके हैं। और फिर से मैं आपको ये बात बताऊंगी कि हमने न्यूक्लिक अम्ल के नाम से सारा स्ट्रक्चर पढ़ा है, और ये बताते गए हैं कि दोनों का स्ट्रक्चर सेम होता है ना। न्यूक्लिक अम्ल डीएनए भी होता है, आरएनए भी होता है, कुछ डिफरेंसेस होते हैं डीएनए और आरएनए में, बाकी पूरी संरचना जो है वो सेम होती है। इसलिए हमने जब न्यूक्लियोटाइड बनाया था तब तक सारी बात सेम रखी थी, उसके बाद जो हेडिंग आने लग गई थी वो डीएनए से रिलेटेड आने लग गई थी, क्योंकि डीएनए ही कॉइल होगा, आरएनए की इतनी कॉइलिंग होती नहीं है, डीएनए में ही कॉइलिंग होती है। बाकी न्यूक्लियोटाइड आरएनए में भी है और डीएनए में भी है, कुछ एक दो डिफरेंसेस के साथ जो हमने वहां पे पढ़े थे, और आज हम उसको एक बार टैली कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं डीएनए बनाम आरएनए। आपकी बुक में कुछ ऐसी हेडिंग दे रखी है, क्या मतलब है? बनाम सुना है? बनाम होता है ना, मैच देखते हो कभी, क्रिकेट मैच मुझे बहुत पसंद है, हालांकि लड़कियों को क्रिकेट मैच पसंद नहीं होते, लेकिन मुझे क्रिकेट मैच बहुत पसंद है, सारे टाइप के। ठीक है, तो क्या होता है वहां पे लिखा होता है इंडिया बनाम ऑस्ट्रेलिया। बनाम का मतलब होता है वर्सेस, मतलब उसके साथ, उसके अपोजिट कौन है, उस टाइप से। तो आप अपोजिट बोलो, या जैसा कि मैंने यहाँ पे आज लेक्चर फ्लो में जो हेडिंग दी थी कि डीएनए और आरएनए में अंतर बोल दो, बात सेम ही होगी। ठीक है, तो अगर बनाम करके आए या वर्सेस करके आए तो आपको डर नहीं जाना है। ठीक है, डरना नहीं है। ओके, चलिए, एक कोशिकीय से लेकर करोड़ों कोशिकाओं से बने सभी जीवों में डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ है, ये बात हमें पता है। ठीक है, सब में मैक्सिमम जितने भी एनिमल्स इस अर्थ पे है, प्लांट है, उनमें डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ है, एक दो वायरसेस और प्लांट को छोड़कर। प्लांट में भी डीएनए है, वायरसेस में कहीं कहीं पे आरएनए मिलेगा आपको। आरएनए कुछ विषाणुओं आनुवंशिक पदार्थ होने के साथ साथ कोशिकीय जीवों में संरचनात्मक, ये हमें पता है कि आरएनए जो है वो प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है, और प्रोटीन ही जितने भी लिविंग थिंग्स है उनकी संरचनात्मक इकाई है, मतलब उनको बनाने में मेन योगदान किसका होता है? प्रोटीन का होता है। तो हम कह सकते हैं कि वो संरचनात्मक है। वाहक भी होता है, यानी मैसेंजर भी होता है। अभी आप पढ़ने वाले हैं कि प्रोटीन कैसे बनता है, रेप्लिकेशन कैसे होता है, तब आपको पता चलेगा कि आरएनए के 2-3 टाइप होते हैं। और थोड़ा सा आप 11th में पढ़ के आए हैं, टीआरएनए, एमआरएनए, है ना, ये पढ़ा है ना। तो एमआरएनए क्या होता है? मैसेंजर आरएनए होता है, जो मैसेज लेकर जाता है कि डीएनए में ये इंफॉर्मेशन भरी हुई है और इससे ये वाला प्रोटीन बनाना है, ये मैसेज लेकर जाता है। तो मैसेंजर भी होता है। ठीक है, अडेप्टर भी होता है, वह एंजाइम अणु के रूप में भी कार्य करता है। क्या मतलब है इनका? कि कोई भी रिएक्शन हो रही है तो उसमें उत्प्रेरक के रूप में भी कार्य करेगा, मतलब उसकी जो केमिकल रिएक्शन है, रासायनिक अभिक्रिया है, उसको कंट्रोल भी करेगा, अडेप्ट भी करेगा, प्लस एक एंजाइम की तरह भी कभी कभी काम करता है, क्योंकि आरएनए है, आरएनए राइबोसोम से मिलकर प्रोटीन बनाता है। और अगर आपको पता हो कि एंजाइम्स आर ऑल्सो मेड अप विथ प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन से ही बने होते हैं, तो एक तरह से ये कभी कभी कैसे काम करता है? एंजाइम की तरह भी काम करता है।
इस बात को थोड़ा याद रखेंगे, क्योंकि जब हम आरएनए और डीएनए का कंपेयर करेंगे तब ये बात लिखनी है हमें। चलिए आ जाइए अब कि आरएनए डीएनए दोनों है, दोनों की बातें हमने पढ़ ली कि कई एनिमल्स और प्लांट में जो है डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ है। तो ऐसा भेदभाव क्यों आरएनए ही आनुवंशिक पदार्थ नहीं बना, डीएनए आनुवंशिक पदार्थ क्यों है? तो इसका भी आंसर हमने थोड़ा थोड़ा डिस्कस किया था जब मैंने आपको पेंटोज शर्करा के बारे में बताया था। याद आया कुछ कि ये जो पेंटोज शर्करा है उसमें जो आरएनए होता है उसमें सब जगह OH होता है, लेकिन डीएच जो डीएनए है उसमें सेकंड वाले में एक OH कम होता है, O कम होता है तो H ही होता है, इसीलिए वो स्थिर होता है। कुछ याद आ रहा है? जहर छिड़काव नहीं, अभी बताते हैं, फिर से बताएंगे, चिंता मत करो। आरएनए की अपेक्षा डीएनए अधिक स्थिर है, क्यों स्थिर है और क्यों मैक्सिमम एनिमल्स में? अगर इस क्वेश्चन को और कैसे पूछा जा सकता है, यही कि क्यों प्रकृति में अधिकतर जीवित या सजीवों में आनुवंशिक पदार्थ डीएनए ही है, आरएनए क्यों नहीं है? ये इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिया तो उसका भी आंसर यही है, क्योंकि डीएनए आरएनए से ज्यादा स्थिर है। अब क्यों स्थिर है, इसके रीजंस लिखने पड़ेंगे कि भाई स्थिर है तो बताओ क्यों स्थिर है। तो पहला रीजन जो अभी मैंने थोड़ा सा बताया कि आरएनए के प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड में 2OH अर्थात 2 डैश है यहाँ पे, यानी सेकेंड पोजीशन ऑफ कार्बन, अर्थात हाइड्रोक्सिल समूह अत्यधिक सक्रिय यानी कि रिएक्टिव होता है। यह आरएनए को अस्थिर व आसानी से विघटित होने वाला बना देता है। ये क्या कहानी हुई? ये कहानी हुई, बताते हैं अभी, कि जब हमने क्या बनाया था मैम, जब हमने डीएनए यानी न्यूक्लिक अम्ल और आरएनए बताया था तब आपने ये बताया था कि दोनों की पेंटोज शर्करा में फर्क होता है, डिफरेंस होता है। क्या फर्क होता है जरा देखो, फिर से एक बार बना रही हूं, मुझे भी याद हो जाएगा, आपको भी शायद। देखो हमने जो डीएनए की पेंटोज शर्करा बनाई थी, ऐसी बनाई थी और बताया था कि ये 5 कार्बन युक्त होती है। 5वां कार्बन जो होता है वो यहाँ ऊपर चेन से बाहर होता है, इसीलिए इसको फ्यूरिनोज रिंग भी कहते हैं, पायरिनोज भी कहते हैं। 4 कार्बन और एक 5वां बाहर होता है, रिंग में 4 होते हैं, एक बाहर होता है। नंबर ऑफ कार्बन जो हम नंबरिंग देते हैं वो यहाँ से देते हैं 1 2 3 4 5। ठीक है, सेम यहाँ पे एज इट इज, यहाँ पे मैं व्हाइट में बनाऊंगी, इसको भी थोड़ा चेंज लगे कि मैं डीएनए से अलग हूं तो मुझे डीएनए से अलग बनाया जाए। अब हमें कार्बन की वैलेंसी पूरी करनी थी, तो कार्बन की वैलेंसी पूरी करने के लिए हमने यहाँ पे हाइड्रोजन और OH जोड़े। तो यहाँ पे एक H जोड़ा, यहाँ पे एक OH जोड़ा, यहाँ पे भी OH जोड़ा, यहाँ पे भी H जोड़ा, यहाँ पे भी H जोड़ा, यहाँ पे भी OH जोड़ा, यहाँ पे भी H जोड़ा, क्योंकि एक तो वहां पे जुड़ा हुआ है। 4 ही करनी है ना, 5 नहीं बना देना। चाहे कार्बन की चारों वैलेंसी पूरी हो गई। इधर भी करो, ये कहेगा मेरा नंबर कब आएगा, तेरा भी आएगा। चलो ये कार्बन एक OH, एक हाइड्रोजन एक OH, एक हाइड्रोजन एक OH, एक हाइड्रोजन। अब आप बोलेंगे मैम आपने गलत बनाया है। हाँ, जानबूझ के गलत बनाया है। जब हमने इन दोनों को डिस्कस किया था तो हमने कहा था कि दोनों ही पेंटोज शुगर है, दोनों ही बहनें हैं, लेकिन कुछ वेरिएशन के साथ, एक अमीर और एक गरीब। गरीब कौन है भाई? डीऑक्सीराइबो वाला, यानी कि ये वाला। इसके सेकंड नंबर के कार्बन पर क्या होता है? सिर्फ एक हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन नहीं होता। कौन से नंबर के कार्बन पर? सेकंड। और यहां पे सभी जगह, इसको थोड़ा सा नीचे बना दे, थोड़ा सा अच्छा लगेगा, फील गुड। ये लो, इसके सेकंड नंबर के कार्बन पे हाइड्रोक्सिलिक ग्रुप है,
OH है और स्पेसिफिक हाइड्रोजन है, बाकी तो पूरा सब कुछ सेम है। यही अंतर होता है राइबोन्यूक्लियोटाइड यानी आरएनए की पेंटोज शुगर में और डीएनए की पेंटोज शुगर में। ये बात हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। और मैंने ये बताया था कि कोई भी कंपाउंड या कोई भी जिसकी भी हम बात करते हैं पदार्थ की, उसमें जितने फंक्शनल ग्रुप होते हैं यानी क्रियात्मक समूह होते हैं, यानी कि CH3 है, OH है ना, एसिटिक ग्रुप है, कोई भी फंक्शनल ग्रुप आपको पता है, 10th में पढ़ के आए हो सारे, उस दिन भी मैंने डिस्कस किए थे। तो जितने ज्यादा फंक्शनल ग्रुप क्यों कहते हैं उन्हें? क्योंकि वो बहुत क्रियात्मक होते हैं, वो बहुत एक्टिव होते हैं। तो जितने एक्टिव ग्रुप उतना ही आदमी अस्थिर। तो इसके पास देखो 1 2 3 हाइड्रोक्सिलिक ग्रुप है, तो ये ज्यादा क्या होगा? अस्थिर। इसको बहुत हड़बड़ी है, इसके पैर में कीड़े हैं, रह नहीं सकता ये एक जगह। 3 हाइड्रोक्सिलिक ग्रुप पे लेके भेजा, इसको पच नहीं रहा है। वो बोलते हैं ना ज्यादा सक्सेस लोगों को पचती नहीं है, तो इसके पास क्या ज्यादा फंक्शनल ग्रुप आ गए तो इससे सहन नहीं हो रही है वो। और ये बेचारा गरीब, इसके पास क्या है? सिर्फ 2 OH है, एक के O निकल जाने की वजह से एक हाइड्रोजन रह गया, तो इसके पास 2 हाइड्रोक्सिलिक ग्रुप है। तो ये बेचारा थोड़ा सा स्टेबल है ना, शांत रहता है, बोलता है यार गरीब हूं मैं, क्या कर लूंगा, है ना। वो अमीर है, उसको ज्यादा फड़फड़ी है अंदर। तो इस वजह से जो पहला वाला पॉइंट है वो यहाँ पे क्लियर हुआ कि इस वजह से डीएनए जो है वो ज्यादा स्थिर है और आरएनए जो है वो कम स्थिर है। दूसरा मैंने कहा कि आरएनए एंजाइम के फॉर्म में भी काम में आता है। आरएनए की एंजाइम के रूप में भी कार्य करने की क्षमता इसे और सक्रिय व अस्थिर बना देती है। एंजाइम्स क्या होते हैं ये भी थोड़ा आप 11th में, थोड़ा सा 10th में पढ़कर आए हो कि एंजाइम जो होते हैं वो किसी भी रिएक्शन को क्या कर देते हैं? बढ़ा देते हैं, उसकी स्पीड बढ़ा देते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक्टिव है। तो अगर ये एंजाइम के फॉर्म में काम कर रहा है तो ये उतना ही एक्टिव होगा, और एक्टिव होगा तो उतना ही अस्थिर होगा। तो ये वाली बात भी इसको क्या बनाती है? अनस्टेबल या अस्थिर बनाती है डीएनए के कंपैरिजन में। अंत डीएनए आरएनए की अपेक्षा रासायनिक रूप से कम सक्रिय यानी कि लेस रिएक्टिव तथा संरचनात्मक रूप से अधिक स्थिर है। कौन स्थिर है? डीएनए स्थिर है, आरएनए अस्थिर है। अंत इन दो नाभिकीय अम्लों में डीएनए एक बेहतर आनुवंशिक पदार्थ है। ये आपका आंसर कि क्यों डीएनए स्थिर है, आरएनए नहीं है, या क्यों प्रकृति में डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ के रूप में ज्यादा है, आरएनए नहीं है। आ जाइए लास्ट वाला जो एक और हमने देखा था, यूरेसिल के स्थान पर। ये हमने बात की थी कि जब हमने क्या बनाए थे, नाइट्रोजेनिक बेस बताए थे, तब भी बताया था प्यूरिन और पिरामिड दोनों में होते हैं। उनमें प्यूरिन तो एडेनिन ग्वानिन होते हैं, पिरामिडीन में जो डीएनए होता है उसमें साइटोसिन और थाइमिन होता है, जबकि जो आरएनए है उसमें क्या हो जाता है? थाइमिन की जगह यूरेसिल आ जाता है ना, टी की जगह यू आ जाता है। और अगर इन दोनों का नेचर देखा जाए, यानी कि यूरेसिल और थाइमिन का नेचर देखा जाए, तो यूरेसिल जो होता है वो ज्यादा एक्टिव है, वही उसके क्या है, ज्यादा फड़फड़ी है, उसको सक्रिय बनाता है। तो यूरेसिल आने से आरएनए वापस क्या हो गया? सक्रिय हो गया। इसका एक केमिकल रीजन है कि मतलब ऐसे आप इसको समझ सकते हैं कि यूरेसिल मोर एक्टिव देन थाइमिन, लेकिन और भी इसका रीजन है, पर वो आप ग्रेजुएशन में पढ़ोगे कि ये यूरेसिल क्यों एक्टिव है। ये बहुत गड़बड़ी कर देता है, ये जो है ना, ये साइटोसिन को भी लेके बार बार कहाँ चला जाता है, गुआनिन में चेंज कर देता है, या जितने भी डीएनए में भी अगर थाइमिन है तो उसको यूरेसिल में चेंज कर देता है। इतना इसको फड़फड़ी है, दूसरों को भी वो बोलते हैं ना कीड़ा करता रहता है, वैसा टाइप का है ये। तो ये बहुत एक्टिव है। अब इसके आने से आरएनए क्या हो गया? एक्टिव हो गया, और थाइमिन की वजह से डीएनए थोड़ा सा कम एक्टिव है। की उपस्थिति डीएनए को अतिरिक्त स्थायित्व प्रदान करती है। ठीक है, यूरेसिल की जगह थाइमिन डीएनए में है, इसलिए वो ज्यादा स्टेबल है। अब बात कर लेते हैं वही उन टुकड़ों को एक बोर्ड पर लेकर आते हैं। तो दीवार बना दो डीएनए और आरएनए के बीच। ठीक है, यहां पे हम लिखेंगे डीएनए, यहां पे हम लिखेंगे आरएनए। भाई इनकी फुल फॉर्म में बहुत बार पहले स्टार्टिंग में बता चुकी हूँ, फिर से आज बता रही हूँ। डी
ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड। अच्छा, एक और सवाल 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 कि हम ये जो बात कर रहे हैं न्यूक्लियोटाइड की, कि डीएनए बनाने में न्यूक्लियोटाइड यूज होता है, क्या ये न्यूक्लियोटाइड सिर्फ डीएनए आरएनए बनाने में यूज होता है? और ये जो फास्फेट है क्या ये डीएनए आरएनए बनाने में यूज होता है? नहीं। आपने बहुत सारे वर्ड्स सुने होंगे, इनको मैं अभी लिख रही हूँ, बाद में मिटा दूंगी, इसको नोट कर लेना। देखो, एटीपी वर्ड सुना है आपने? एटीपी, हाँ सुना है, एनर्जी होती है, उसमें भी न्यूक्लियोटाइड होता है और फॉस्फेट भी होता है। एडेनोसिन ट्राई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट इसके फुल फॉर्म है। ऐसे NADH2 भी पढ़ा है आपने 11th में, सब न्यूक्लियोटाइड से ही बने हुए हैं। तो कई अगर ये सवाल बोलते कि न्यूक्लियोटाइड कहाँ होता है, तो सिर्फ ऐसे नहीं, डीएनए में, इनमें भी न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, फॉस्फेट होते हैं, लेकिन हम क्योंकि इसके बारे में पढ़ रहे हैं तो इसीलिए ये मुझे थोड़ा सा ध्यान आ गया कि बता देते हैं थोड़ा सा आपको कि और कहाँ पे न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं, तो इनके बनने में भी न्यूक्लियोटाइड का योगदान होता है। ठीक है, चलिए डीएनए की बात करें अगर हम पहले, तो डीएनए में क्या, वही सेकंड, अधिकतर सजीवों में या जीवों में डीएनए ही क्या है, आनुवंशिक पदार्थ है। पहला पॉइंट, यहां पे पहला पॉइंट क्या है, कुछ विषाणुओं में यानी कि वायरस में आरएनए आनुवंशिक पदार्थ है। सेकंड नंबर, अधिकतर या डीएनए जो है द्विकुंडलित, जिसको हम क्या बोलते हैं, डबल हेलिक्स या डबल स्टैंडर्ड। सुना है ये तो 11th में पढ़ा है, लिख दूं फिर इंग्लिश में, डबल स्टैंडर्ड है। ठीक है, यानी कि डबल हेलिक्स है जिसको कहते हैं। इसके एक्सेप्शन है अपवाद, जो हमने पहले लिखा है, ये कुछ देखा सा लग रहा है, ये वायरस जिसके हमने न्यूक्लियोटाइड लिखे थे लास्ट वाले लेक्चर में, ये जो है ये सिंगल हेलिक्स है। मैक्सिमम डीएनए जो है वो डबल हेलिक्स होता है, ये हम बोल चुके हैं, लेकिन कुछ अपवाद है, जैसे कि ये 5174, इसमें सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए है। इसी तरह अगर आरएनए की बात करें हम, देखो वो तो लिखे ही है, उसके साथ और भी हम एक्स्ट्रा लिख रहे हैं। सेकेंड नंबर इसमें क्या है, इसमें अधिकांश में आरएनए जो होता है सिंगल स्टैंडर्ड होता है, मतलब एक कुंडलित होता है, सिर्फ एक स्टैंड है ना, समझ गए ना, सिर्फ एक। जैसे डीएनए में जो है वो डबल स्टैंडर्ड है ऐसा, तो ये सिंगल स्टैंडर्ड होता है, लेकिन अपवाद इसमें भी है। अपवाद क्या है, जो रोटा वायरस है वो इसका अपवाद है। कहीं आपको रियो वायरस भी लिखा हुआ मिलेगा, वो भी वही रोटा वायरस को कई जगह रियो वायरस भी कहते हैं। ठीक है, रोटा वायरस जो कि कैसा है, डबल स्टैंडर्ड है। देखो डीएनए और आरएनए दोनों टाइप के, ये क्लास 11th में पढ़ चुके हैं आप कि डीएनए भी डबल स्टैंडर्ड और सिंगल स्टैंडर्ड होता है, आरएनए भी डबल स्टैंडर्ड और सिंगल स्टैंडर्ड होता है। ठीक है, चलिए अभी प्लस माइनस भी है इनके, कुछ माइनस स्टैंड प्लस, पर वो हमें भी जाना नहीं है, वो मैटर ही दूसरा खुल जाएगा अभी। ठीक है, ये हो गया। तीसरा क्या है जो हमने बोला कि इसके 2' पे, मतलब सेकेंड कार्बन पे ऑक्सीजन की कमी है।
इधर क्या है, सेकेंड पे पर OH ग्रुप है, हाइड्रोक्सिलिक ग्रुप है। ठीक है, चौथा और क्या लिख सकते हैं भाई, वो ऊपर वाले तो हैं ही, हम कुछ अलग लिखने की और कोशिश कर रहे हैं कि क्या क्या और हमें इनमें डिफरेंसेस मिल सकते हैं। तो डीएनए जो है वो सिर्फ वंशागति में यानी लक्षणों को निर्धारण करने में काम में आता है ना। डीएनए वंशागति व लक्षण निर्धारण करता है। जबकि फोर्थ वाला क्या, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, आरएनए लक्षण संरचना कार्य व एंजाइम निर्माण में भी सहायक होता है। वंशागति में भी होता है। देखो वंशागति में किस में होगा, सिर्फ विषाणुओं में, क्योंकि वही आनुवंशिक पदार्थ आरएनए है। ये तो सभी में जहां जहां डीएनए होगा वहां वहां पे वंशागत करेगा। ये वंशागति कहाँ करेगा, जिसमें आरएनए आनुवंशिक पदार्थ, सिर्फ उस जगह। बाकी संरचनात्मक, कार्यात्मक, एंजाइम से रिलेटेड सारे कार्य जो है वो कौन कर सकता है, आरएनए कर सकता है। ठीक है, एंजाइम निर्माण करना है, प्रोटीन निर्माण करना है, ये सारे काम होते डीएनए की हेल्प से। आखिरकार टेम्पलेट डीएनए ही बनेगा, लेकिन अकेला डीएनए वो नहीं, अकेला चना बाढ़ नहीं जोक सकता, तो ये अकेला कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, पांचवा आपको पता ही है जो हम लिख चुके हैं कि प्यूरिन पिरामिड में फर्क होता है। यहाँ पे क्या होगा, आपके थाइमिन होगा, जो मैं अभी शॉर्ट में टी लिख रही हूँ, और यहाँ पे पांचवा जो होगा आपका क्या होगा, यूरेसिल होगा, जो इसको क्या बनाएगा, ये दोनों ही चीजें, हालांकि ये भी अस्थिर बना रही है इसको, ये भी। तो अस्थिर वाला पॉइंट आप अलग से भी लिख सकते हैं कि आरएनए जो है वो प्रकृति में कैसा है, अस्थिर है, जबकि ये कैसा है, स्थिर। ठीक है, बात खत्म हुई। चलिए मेरे साथ साथ ही लिख लिया करो, बोलती हूँ ना मैं, बोलने के साथ ही लिख लिया करो। चलो आ जाओ अब नेक्स्ट, जो नई हेडिंग जिसकी मैं बात करी थी कि आपकी बुक में से बड़े बड़े अक्षरों में दे रखा है आरएनए संसार, यानी कि आरएनए वर्ड्स। क्या बताया है उसमें, कुछ नहीं, यही बताया है जो हम अभी तक पढ़ के आए हैं कि डीएनए और आरएनए में बेहतर कौन है और क्या डिफरेंस है दोनों में, और क्या पहले डीएनए आया पहले आरएनए आया, इसी की कोई लड़ाई है जिसको दिया है। देख लेते हैं एक बार, ताकि पता चल जाए कि कैसे क्या है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि चलो सारी बातें मान ली, आप कह रही है मैम कि डीएनए स्थिर है इसलिए वो आनुवंशिक पदार्थ है, लेकिन पहले कौन आया, है ना, वही सवाल यही होता है कि पहले कौन आया। तो पहले कौन आया, पहले आरएनए आया प्रकृति में, लेकिन उसकी अस्थिरता की वजह से, मतलब उसमें कुछ कमी आती है। भाई मार्केट में कोई प्रोडक्ट आता है तो पहले लोग बहुत खरीदते हैं उसको, है ना, फिर अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट आ जाए जो उस पहले वाले प्रोडक्ट की कमियों को दूर कर दे, तो फिर आप किसको एडवांटेज देंगे, नए वाले को। बस प्रकृति भी यही, और डार्विन का तो सिद्धांत ही ये कहता है, क्या कहता है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, कि जो सबसे बेहतर है वही सर्वाइव कर पाएगा। तो बस डीएनए बेहतर निकल गया इस रेस में, तो आज डीएनए ही डीएनए है, आरएनए को बेचारे को दबा दिया हमने। तो प्रथम आनुवंशिक पदार्थ कौन था, तो प्रथम आनुवंशिक पदार्थ के बारे में एक पैराग्राफ जो आपकी एनसीईआरटी बुक में दे भी रखा है, उसको क्या लिखना है, उसमें काफी खिचड़ी बनी हुई है, उसमें से क्या लिखना है आपको देख लीजिए। आरएनए ही प्रथम आनुवंशिक पदार्थ था। आज इसके पर्याप्त प्रमाण है कि आवश्यक जैव क्रियाओं में, यानी कि जितनी भी लाइफ प्रोसेस होती है, श्वसन, उत्सर्जन, पाचन, जितना भी आपके लाइफ प्रोसेस है एनिमल में, जैसे उपापचय यानी कि मेटाबॉलिज्म। अब मेटाबॉलिज्म क्या है, क्लास 10th, कि जो भी हम चीजें लेते हैं,
सारे एनिमल्स, यानी कि जो खाना खाते हैं उससे उसको एनर्जी के रूप में प्रोड्यूस करना, ठीक है, उसको सही जगह पे संचित करना, ये सब मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी में आता है। और आजकल ये मेटाबॉलिज्म वर्ड तो बड़ा फेमस है क्योंकि लोग जो है वो पतले होने की कोशिश कर रहे हैं। पहले मैं बहुत मोटी हुआ करती थी, फिर से मैंने ये यहाँ पे दवाई खाना शुरू किया, इससे मेरी मेटाबॉलिक रेट बढ़ गई और मैं पतली हो गई, है ना। मेटाबॉलिक रेट ये बहुत एडों ने बिगाड़ रखा है। मेटाबॉलिक रेट क्या होती है कि आप जो भी खाना खा रहे हैं उसको कितनी जल्दी एनर्जी में कन्वर्ट कर पाते हैं, आपकी बॉडी में क्या हो रहा है। बोलते हैं ना जिसकी मेटाबॉलिक रेट कम होती है ना वो मोटा होता है, क्योंकि वो खाना तो वही खाता है लेकिन उस खाने को वो क्या नहीं कर पाता, बाहर नहीं निकाल पाता, एक्टिविटी के थ्रू नहीं निकाल पाता। बॉडी के अंदर जो क्रियाएं होती हैं उनमें भी कुछ ऊर्जाओं की आवश्यकता होती है। हम ऊर्जा पैदा तो करते हैं लेकिन सारी ऊर्जा दौड़ने खाने में ही यूज नहीं होती है, हमारे अंदर जो एक्टिविटी हो रही है उसमें भी ऊर्जा उत्पन्न होती है, ऊर्जा की काम होता है, तो उसको बोलते हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटी, ठीक है। तो वो मेटाबॉलिक एक्टिविटी अगर किसी की स्लो होती है तो उसको मोटा होता है, वो जिसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है वो चाहे कितना भी खा ले पतला ही रहेगा, ठीक है। स्थानांतरण यानी कि अनुवाद, ट्रांसलेशन, यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अनुलेखन में बनने वाले आरएनए का संपादन या संबंधन या स्प्लिसिंग आदि आरएनए आधारित ही है। ये क्या कहानी है, ये हम पढ़ने वाले हैं अभी, सेंट्रल डॉग्मा पढ़ेंगे कि कैसे डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनता है, ये सारी प्रोसेस हम पढ़ने वाले हैं। तो जब हम ये पढ़ेंगे तो आपको खुद ये रियलाइज होगा कि डीएनए तो सिर्फ एक टेम्पलेट का काम करता है। टेम्पलेट समझते हैं कि मोल्ड होता है ना, जैसे आप केक बनाते हैं तो केक का गोल जो है वो जिस शेप में बनाना चाहते हैं उस मोल्ड में डाल देते हैं तो उस शेप का बन जाता है। तो डीएनए जो है बस वो उस कटोरी की तरह है, बाकी सारा काम वो घोल, वो सारी जो चीजें हैं, सामग्री है, मैदा, बटर ये सब बनाने का काम आरएनए करता है, वो डीएनए तो सिर्फ मोल्ड है। तो ये कह रहे हैं कि सारी जितनी भी क्रियाएं हैं शरीर में उसमें मैक्सिमम जो काम है वो आरएनए का है। और ये फिर हमें सोचने पर मजबूर कर देता है फिर डीएनए को एडवांटेज क्यों, तो वही स्थिरता की वजह से एडवांटेज है उसे, और कुछ नहीं। तो पहले शुरुआत में आरएनए ही क्या हुआ करता था, राजा हुआ करता था। पहले जितने भी जो आर्की बैक्टीरिया हैं या जितने भी हमने वायरसेस खोजे उनसे हमें पता चला, क्योंकि हम ये मान चुके हैं कि पहले वायरसेस आए थे, बैक्टीरिया आए थे, हमारा तो बाद में विकास हुआ, तो उनमें आरएनए ही एक जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता था। कुछ आवश्यक रासायनिक रूपांतरण की वजह से, ये रूपांतरण क्या, वही उत्परिवर्तन, कि शरीर में कुछ ऐसे उत्परिवर्तन हो गए कि डीएनए ने अपने आप को आरएनए से बेहतर बना लिया, कुछ ऐसे चेंजेस हो गए कि आरएनए से कुछ चेंज होकर जैसे वही एक OH गायब हो गया या यूरेसिल की जगह थाइमिन आ गया। तो ऐसे कुछ चेंजेस की वजह से डीएनए का निर्माण हुआ और डीएनए ने फिर आरएनए को पीट दिया। आरएनए से डीएनए का विकास हुआ। इन रासायनिक रूपांतरों में डीएनए को स्थिरता प्रदान की। डीएनए चूंकि द्विरज्जु की था, हम बोल चुके हैं कि वो कैसा है, डबल स्टैंडर्ड है, ठीक है, डबल स्टैंडर्ड है। तो क्या हुआ, डबल स्टैंडर्ड होने की वजह से उसमें रिपेयरिंग की कैपेसिटी आ गई। क्या रिपेयर की कैपेसिटी, रिपेयर की कैपेसिटी ये कि डीएनए का अगर कोई पार्ट टूट जाए, जैसे ये डीएनए है ना, खोल के बनाया है मैंने, सीधा वाला बनाया है, अभी यहाँ पे सब वो क्या होंगे, नाइट्रोजेनिक बेस होंगे। अब डीएनए का मान लो कोई पार्ट टूट जाए या पूरा के पूरा डीएनए ही गायब हो जाए यहाँ से, अब डीएनए क्या करेगा, डीएनए में ये कैपेबिलिटी है कि ये अपने इस स्ट्रैंड को यूज करके नया स्ट्रैंड बना लेता है। मतलब इसको पता है कि यहाँ पे ए है तो उसको टी से जोड़ना है, यहाँ पे जी है तो उसका सी बना लेगा, और ऐसे ऐसे करते करते ये पूरा के पूरा स्ट्रैंड बना लेगा, मतलब रिपेयर कर लेगा अपने आप को। लेकिन आरएनए बेचारा एक ही स्ट्रैंड तो है इसके पास, इसमें से अगर टूट गया कुछ, ये लो तोड़ देते हैं, कैसे करेगा, कहां से बनाएगा, उसके पास पुरानी कोई सूचना ही नहीं है जिससे वो बना सके। जिसको आजकल बोलते हैं कि हम क्या रखते हैं, एक बैक कॉपी रखते हैं ना, बैक कॉपी रखते हैं कि भाई अगर ये वाली कॉपी खराब हो जाए या गुम जाए तो मेरे पास एक बैक कॉपी रहे,
कुछ रहे, फोटोकॉपी रहे कि ओरिजिनल गुम जाए तो कम से कम फोटोकॉपी से मैं कॉपी कर लूंगा, है ना। तो ये डीएनए कर सकता है, आरएनए नहीं कर सकता। ये एक और कमी हम लिख सकते हैं। इसके दोनों रज्जु की एक दूसरे के पूरक यानी कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, अतः अपने आप को दुरुस्त मतलब वही रिपेयर कर सकते हैं, ये मरम्मत कर सकते हैं, ठीक है। करने की एक प्रक्रिया का विकास कर परिवर्तनों और अधिक प्रतिरोध करने में सक्षम हो जाते हैं कि अगर कोई चेंज आ गया, कुछ ऐसा हो गया, डीएनए खराब हो गया, रिपेयर नहीं हो पाया, तो डीएनए टूट गया, तो उसको रिपेयर करके हम क्या कर सकते हैं, उनका रेजिस्टेंस कर सकते हैं। नहीं तो आप सोचो, अगर जैसे हमें एक डायबिटीज वाला, आपके फैमिली में किसी को डायबिटीज है, तो अगर डीएनए अपने आप को रिपेयर नहीं कर पाता तो फिर आपके हर जनरेशन में मतलब आगे जितने भी बच्चे पैदा होंगे सब में डायबिटीज होनी चाहिए, लेकिन सब में नहीं होती ना। क्यों? क्योंकि डीएनए अपने आप में चेंज कर लेता है, उसको लगता है कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है या मेरा कोई पार्ट टूट गया है जिसकी वजह से इंसुलिन नहीं बन रहा, तो वो ऐसे जीन को बनाने लग जाता है कि इंसुलिन प्रॉपरली बन जाए। फिर उसमें वही मेंडल के प्रभावी अप्रभावी वाला फैक्टर काम करेगा ही आखिरकार। लेकिन इस कॉन्सेप्ट से आप समझ सकते हैं कि वो रिपेयरिंग कर पाता है, आरएनए ऐसा नहीं कर, क्योंकि आरएनए तो डीएनए से ही सब कुछ बना रहा है, उसके पास अपना कोई टेम्पलेट वैसे भी नहीं है, ठीक है। तो ये थी आरएनए में, इतना सही है आरएनए का संसार और क्या डिफरेंस है आरएनए और डीएनए के बनने में, ये भी हमने देखा। इसी के साथ आज का हमारा जो लेक्चर है वो यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट हम वही जिसकी मैंने बात की कि हम सेंट्रल डोग्मा, रेप्लिकेशन, प्रतिलिपिकरण, ये सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं और साथ में नए जेनेटिक्स की शुरुआत करेंगे, क्योंकि अब डीएनए आरएनए तो बना दिया है, उनकी कहानियाँ भी पढ़नी है कि वो क्या करते हैं, क्यों करते हैं और कैसे करते हैं। तो इंतज़ार कीजिए हमारे अगले वीडियो लेक्चर।